सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर अंशुल चाहर। और मैंने अपना ग्रेजुएशन स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया है। और करंटली मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। और अभी मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी में एसोसिएट प्रोफेसर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो आईबीएस के ऊपर है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है बैलेंसिंग माइंड एंड बॉडी। सॉरी, स्क्रीन विजिबल है क्या? जी जी मैडम, आपकी स्क्रीन बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। ओके, बट मुझे विजिबल नहीं हो रही है स्क्रीन। मैडम दिख रही थी आपकी स्क्रीन। ओके। हाँ। अभी आ रही है स्क्रीन। हाँ ओके जी सर। मैडम, दिख रही है, स्लाइड शो में कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू सर। तो आज का टॉपिक है बैलेंसिंग माइंड एंड गट, ए नेचुरल अप्रोच टू आईबीएस क्योर। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को आईबीएस से पहले मैं इस पे फोकस करूंगी कि माइंड और गट का क्या कनेक्शन है, क्योंकि आईबीएस जो डिजीज है वो मेनली माइंड एंड गट में जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से आईबीएस प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले आता है कि गट एंड ब्रेन कनेक्शन। तो जो हमारा गट है और ब्रेन है वो टू वे कनेक्शन रहता है। लाइक पहले के टाइम पे ये सोचा जाता था कि सारा जो बॉडी पे कंट्रोल है, स्टडीज भी यही मानती थी कि सारा जो कंट्रोल है हमारी बॉडी पे वो ब्रेन के थ्रू ही होता है। लेकिन अभी स्टडीज में पूरा ये बहुत आजकल बहुत एडवांस इस पे स्टडीज चल भी रही हैं कि माइंड और गट जो है वो आपस में पूरी तरह इंटरकनेक्टेड है और दोनों में टू वे कनेक्शन रहता है। इसी के से रिगार्डिंग माइंड और गट का कनेक्शन है, इसी से रिगार्डिंग एक एक्सिस होता है हमारा गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस में क्या है, जैसे कि इमेज में है, इधर ऊपर की साइड ब्रेन है और नीचे हमारे इंटेस्टाइन गट है। गट ब्रेन एक्सिस, गट हमारा कौन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो एरिया वो हमारे गट में कंसिडर होता है। तो गट ब्रेन एक्सिस में क्या रहेगा, बेसिकली जैसे ये हमारा ऊपर ब्रेन है और नीचे हमारी इंटेस्टाइन या गट है। तो एक राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। राइट साइड में हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग है, और सॉरी, लेफ्ट साइड में हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग है इस इमेज में, और राइट साइड में एबनॉर्मल फंक्शनिंग है। तो गट ब्रेन एक्सिस क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन से सिग्नल्स गए, जो भी हमने फूड वगैरह खाया उसके बाद में न्यूट्रिएंट डिलीवरी होगी। न्यूट्रिएंट डिलीवरी जो होती है उसमें माइक्रोबियल बैलेंस है। एग्जाम्पल, हमने जो भी फूड इंटेक किया है उस फूड इंटेक में हमारा जो भी हमने फूड प्रोडक्ट इंटेक किया उसमें हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जो वो एक बैलेंस स्टेट में है। तो उससे क्या होगा, हमारी गट की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर मूवमेंट होगी और हमें प्रॉपर हम स्टूल पास कर पाएंगे। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। एंड लेफ्ट साइड में एबनॉर्मल फिनोमिना बताए हैं कि जो गट बैक्टीरिया है, जो हम बैड टाइप का फूड इंटेक कर रहे हैं जिससे कि बैड बैक्टीरिया हमारी गट में ग्रो कर रहे हैं, तो उससे एक न्यूरो प्रोड्यूस होता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो बैड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, अल्टीमेटली बॉडी में एंजाइटी कोज करता है। और वो एंजाइटी जो है, एंजाइटी अल्टीमेटली मूड चेंजेस करती है, मूड डिसऑर्डर कोज करती है, और देन वो स्ट्रेस कोज करता है और फिर वो ब्रेन पे इम्पेक्ट करता है। लाइक ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो गट ब्रेन एक्सिस में क्या है, व्हाट एवर हैपन इन द ब्रेन अफेक्ट्स द गट, एंड व्हाट एवर हैपन इन द गट अफेक्ट्स द ब्रेन। ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ब्रेन में कुछ भी हुआ है तो वो गट को इम्पेक्ट करेगा, और अगर गट में कुछ भी हुआ है तो ब्रेन को इम्पेक्ट करेगा। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि बहुत बार होता है एग्जाम टाइम में स्टूडेंट्स को बहुत डायरिया हो जाता है, या फिर कुछ लोगों को स्टेज फियर रहता है, या लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन हुआ, कुछ भी मेंटल स्ट्रेस हुआ तो वो गट पे डायरेक्टली इम्पेक्ट आता है, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं। तो ये सारा कनेक्शन जो है, अगर गट में कुछ प्रॉब्लम है तो ब्रेन पे इम्पेक्ट करता है, और ब्रेन में कुछ इम्पेक्ट हुआ है तो वो गट को इम्पेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि गट फीलिंग आ रही है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो भी गट गट फीलिंग कहाँ से हुई? गट तो हमारा इंटेस्टाइन जो है आते हैं, तो वहां से गट फीलिंग कैसे हुई? तो वो इसीलिए गट फीलिंग बोला जाता है कि गट जो है हमारा, गट और ब्रेन ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे कई बार हम बोलते हैं कि आई हैड फीलिंग इन माई गट दैट समथिंग वाज गोइंग टू हैपन। कभी कभी लगता है ना कि कुछ होने वाला है, तो वो गट फीलिंग रहती है कि, और गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होती है।
कभी कुछ लोग बोलते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक। बटरफ्लाइज इन द स्टमक कब होता है? कोई भी एग्जाम हो, इंटरव्यूज होते हैं, कोई पब्लिक स्पीच है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, उससे पहले कई बार बटरफ्लाइज इन द स्टमक जैसा सेंसेशन होता है। तो उसमें सेंसेशन कैसा होगा? बटरफ्लाई सेंसेशन, लाइक नोजिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, अर्ज टू विजिट टू टॉयलेट व्हेन वी आर नर्वस। तो ये सारा बटरफ्लाई इन द स्टमक में बेसिकली ये सेंसेशंस रहते हैं। नोजिया है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, अर्ज टू विजिट टॉयलेट, और व्हेन वी आर नर्वस। और ऐसा ये सब क्यों हो रहा है? बटरफ्लाई इन द स्टोमक है या गट फीलिंग जो आ रही है, वो हो क्यों रहा है? ये हो रहा है बिकॉज द ब्रेन एंड द गट आर द क्लोजली कनेक्टेड। ब्रेन और गट क्लोजली कनेक्टेड है। और ये जो ब्रेन एंड गट क्लोजली कनेक्टेड है, ये आपस में कंटिन्यू कम्युनिकेशन रखते हैं। अगर इनका कम्युनिकेशन जब भी ब्रेक होगा, तो कोई ना कोई हमारे डिजीज डेवलप होती है। और गट जो कम्युनिकेट कैसे करेगा? तो गट जो है वो ब्रेन से कम्युनिकेट कैसे कर रहा है? तो गट कम्युनिकेट टू ब्रेन वाया वेगस नर्व। वेगस नर्व के थ्रू गट जो है वो ब्रेन से कम्युनिकेट करता है। और क्या करता है? सेंड मैसेज टू द ब्रेन व्हाट्स गोइंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी चीजें हो रही हैं, लाइक हमारी इंटेस्टाइनल मोबिलिटी प्रॉपर है, या कुछ हमने बहुत ही फास्ट फूड या बहुत कुछ ऐसा कुछ खा लिया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन वेगस नर्व के थ्रू रहता है। मीनवाइल ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू द गट। अब गट ने तो सिग्नल कहाँ से सेंड किए? वेगस नर्व के थ्रू। और ब्रेन से सिग्नल सेंड करता है टू द गट थ्रू द हार्मोन। ब्रेन से जो सिग्नल गट में जाते हैं, वो हार्मोन्स के थ्रू जाते हैं, विच एक्ट अफेक्ट थिंग्स लाइक डाइजेशन एंड एपिटाइट। जो हार्मोन्स के थ्रू सिग्नल्स गए, वो हमारे एपिटाइट और डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। The gut and brain are in constant communication. A stressed brain can disturb the gut. अगर हमें स्ट्रेस होगा तो गट डिस्टर्ब हो जाएगा। और अनहेल्दी गट जो है वो हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करता है, एंजाइटी क्रिएट करता है, और हमारी ओवरऑल मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करता है। तो ये जो गट है वो इस टाइप से कम्युनिकेट कैसे कर रहा है? तो इसका बेसिकली रीजन क्या रहता है? हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें 50 ट्रिलियन बैक्टीरियाज होते हैं। 50 ट्रिलियन। ईच एंड एवरी जो पर्सन है उसमें इतने बैक्टीरिया होते ही हैं। और ये बैक्टीरिया जस्ट लाइक हम इनको कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे हमारा लाइक पांच में हमारी ये हस्त रेखा जो होती है, इस टाइप से होते हैं कि हर एक पर्सन के जो गट गट बैक्टीरियाज हैं, वो उस इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक होते हैं। सेम बैक्टीरिया किसी दूसरे इंडिविजुअल में नहीं मिलते हैं। तो इंटेस्टाइन में 50 ट्रिलियन बैक्टीरियाज है, और वो बैक्टीरियाज दो टाइप के होते हैं। बहुत गुड एंड बैड बैक्टीरिया, दोनों टाइप के होते हैं, गुड एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं। और इन दोनों का जो बैलेंस है, इन दोनों का बैलेंस जो है वो ही डिपेंड करता है हमारा गट ब्रेन एक्सिस को प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करवाने के लिए। तो when bad bacteria is more than good bacteria, then we don't have control our emotions, which leads to anxiety, depression and obesity. तो अगर बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा हमारे ऊपर? इमोशंस में डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंजाइटी बहुत रहने लग जाएगी, डिप्रेशन होगा, और ओबेसिटी भी हो सकती है। तो बहुत लोग सुना होगा कि फर्स्ट ब्रेन तो हमारा ब्रेन है ही, और गट को इसीलिए सेकंड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि गट से सारे जो इमोशंस हैं वो गट से कंट्रोल हो रहे हैं, तो इसलिए गट को सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड ब्रेन, सेकंड ब्रेन क्या हो गया? हमारा गट है। दिस इज बिकॉज द गट कंटेन्स इट्स ओन नर्वस सिस्टम, क्योंकि गट का खुद का नर्वस सिस्टम है, और उस गट के नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है। तो गट माइक्रोबायोटा कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेट विद द ब्रेन थ्रू द गट ब्रेन एक्सिस। गट में जो माइक्रोबायोम्स है, जो कि गुड एंड बैड बैक्टीरियाज हैं, ये गुड एंड बैड बैक्टीरियाज जो हैं वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि गट हमारा हो गया और ब्रेन है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? तो जो कम्युनिकेशन का जो वे है, किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं? तो ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं गट माइक्रोबायोडेटा जो है, माइक्रोबायोडेटा लाइक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, उनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को, एंड ओवरऑल वेलबींग को। एंड हमारी बॉडी का जो 90 to 95% बॉडी का जो सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन क्या होता है? एक हैप्पी हार्मोन है, वो भी गट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो एक पर्सन हैप्पी रहेगा या सैड रहेगा, वो भी उसकी गट हेल्थ पे इम्पेक्ट करता है, ना कि ब्रेन हेल्थ पे। राइट? क्योंकि 90 to 95% जो सेरोटोनिन है वो हमारी गट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो हैप्पी रहना गट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो इसलिए गट हेल्थ जो है वो हमारे हैप्पीनेस को भी इम्पेक्ट करती है।
गट बैक्टीरिया ओवरऑल इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन। गट बैक्टीरिया जो है आइदर गुड है या बैड है, तो वो जो गट बैक्टीरिया होंगे वो ही इन्फ्लुएंस करेंगे डोपामीन की प्रोडक्शन को, गाबा प्रोडक्शन और अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हमारे मूड को रेगुलेट कर रहे हैं, हमारी स्लीप को रेगुलेट रेगुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं और इमोशनल बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, राइट। तो गट जो बैक्टीरिया है वो ओवरऑल हमारा सारा मूड है, स्लीप है, हमारी स्लीप कैसी रहेगी, प्रॉपर स्लीप है, साउंड स्लीप है या डिस्टर्ब स्लीप है, वो भी हमारे गट बैक्टीरिया ही कंट्रोल कर रहे हैं। और स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, स्ट्रेस पैनिक सिचुएशंस में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और हमारा इमोशनल बैलेंस है, ये सारी चीजें गट बैक्टीरिया कंट्रोल करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, फूड क्रेविंग एंड बेड बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि कुछ लोग जो बहुत ओबेसिटी में हैं, बहुत ओबीज हैं, या कई बार होता है कुछ लोगों को, जैसे आज के टाइम में देखेंगे फूड क्रेविंग्स होती हैं, लाइक पिज्जा की क्रेविंग हो रही है या चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, तो हमें लगता है कि वो क्रेविंग हमारे ब्रेन से हो रही है, बट वो क्रेविंग कहीं ना कहीं गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि गट में क्या है, मैंने जैसे पहले बताया प्रीवियस स्लाइड्स में कि गट में दोनों टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड एंड बैड बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरियाज है वो ही हमारे फूड क्रेविंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस टाइप का फूड एक इंसान बहुत लंबे टाइम तक खाएगा। अगर हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे गट में बैड बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज, मेरे को पिज्जा की क्रेविंग हुई और मैंने पिज्जा खाया, तो पिज्जा खाया तो वो जो जो बैड बैक्टीरियाज है, उनको पिज्जा की क्रेविंग थी, उनको पिज्जा मिल गया, देन वो पिज्जा वाले जो बैक्टीरियाज हैं, जो बैड बैक्टीरिया, वो दोबारा से ग्रो करेंगे और वो अपनी कॉलोनी इतनी ज्यादा बढ़ा लेंगे कि वो ही बाद में अगेन, और जो अगर पिज्जा की क्रेविंग हुई, पिज्जा खाया, तो डोपामिन सिक्रेट हुआ ब्रेन से, डोपामिन सिक्रेट हुआ तो सिग्नल आया कि हैप्पीनेस हुई। तो वो एक विशेष साइकिल कन्वर्ट होती जाती है कि बार बार आप जो भी आपको जो भी फूड क्रेविंग्स हैं, वो आप बार बार खाते रहेंगे और बार बार वो चीजें विशेष साइकिल में उन्हीं चीजों की क्रेविंग होती रहती है। तो ये बेसिकली क्रेविंग के पीछे रीजन है। क्रेविंग के लिए हम ब्रेन को बोलते हैं कि हमें ये खाना बहुत पसंद है, बट इसमें ब्रेन का रोल नहीं होके हमारे गट बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वी डोंट जस्ट फीड अवर सेल्स, वी ऑल्सो फीड अवर गट बैक्टीरिया। कि हम सिर्फ अपने आप को नहीं खिला रहे हैं, जैसा पहले कहते थे कि जैसा अन्न वैसा मन, कि जैसा हम खाते हैं वैसा हम बनते हैं। लेकिन जब जैसा हम खा रहे हैं वो कहाँ खा रहे हैं, मेनली जो खा रहे हैं वो हमारे गट बैक्टीरिया की का फूड हो जाता है। क्योंकि गट बैक्टीरिया जो है वो ही हमारी फूड क्रेविंग को भी बहुत लेवल तक कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, जैसे कि इसमें लिखा है, द टाइप ऑफ फूड वी ईट डिटरमाइंस विच बैक्टीरिया ग्रो इनसाइड अवर इंटेस्टाइन। किस टाइप का फूड हम खा रहे हैं वो डिसाइड करता है कि किस टाइप के बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में ज्यादा ग्रो करेंगे। इन सिंपल वर्ड, फूड वी चूज एवरी डे एक्ट एज ए फर्टिलाइजर फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। जो फूड हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी जंगल में कोई प्लांटेशन, कुछ अच्छे प्लांट्स है और कुछ वीड्स है, खरपतवार है, तो अगर हम खरपतवार को ही पानी डालते रहेंगे तो वो ही बढ़ती रहेगी। और दूसरी साइड अगर हम अच्छे प्लांट्स जिनको हम ग्रो करवाना है उनको पानी डालेंगे तो वो ग्रो करेंगे। तो सेम चीज इसी एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि फॉरेस्ट में हमें एक तो अच्छे प्लांट्स है और एक है वीड्स जो खरपतवार है। तो अगर हम खरपतवार को पानी देंगे तो वो खरपतवार बहुत बढ़ती जाएगी, और अगर हम अच्छे प्लांट्स को पानी देंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। तो सेम चीज होती है गट बैक्टीरियाज के साथ में, कि आप अनहेल्दी फूड खाएंगे तो वो ही क्रेविंग बार बार बढ़ती जाएंगी। इफ ए पर्सन फ्रिक्वेंटली कंज्यूम्स प्रोसेस फूड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पिज्जा का एग्जाम्पल मैंने कोट किया है कि पिज्जा बहुत खा रहा है, पिज्जा है, बर्गर, चिप्स, सुगरी ड्रिंक्स जो हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहती है, केक है, फास्ट फूड है, ये सब इस टाइप के फूड अगर वो कोई भी पर्सन इंटेक कर रहा है उनका, तो दीज फूड टेंड टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ लेस बेनिफिशियल बैक्टीरिया। लेस बेनिफिशियल बैक्टीरिया में मेनली यहाँ पे बैड बैक्टीरिया से लिंक है। Over time, these bacteria become more abundant and contribute to inflammation, digestive disturbances, and unhealthy food cravings. ठीक है। तो जैसे जैसे हम इनको बहुत ज्यादा इंटेक करते रहेंगे तो बैड बैक्टीरिया ग्रो बहुत ज्यादा करते जाएंगे, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस होगा, अनहेल्दी फूड की क्रेविंग होगी। और वो क्रेविंग क्यों हो रही है, क्योंकि क्रेविंग थी, जैसे ही आप किसी भी क्रेविंग को फुलफिल करते हैं तो डोपामिन सिक्रेट होता है और अगेन वो विशेष साइकिल बनती जाती है। तो ओबेसिटी जो होती है अनहेल्दी फूड खाने की वजह से, तो उसमें फूड क्रेविंग से ज्यादा आपके जो गट बैक्टीरिया है उनका रोल रहता है। तो अगर आप एक बार कंट्रोल कर लेते हैं फूड क्रेविंग्स को और अनहेल्दी फूड को हेल्दी फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वो फूड क्रेविंग, इसी वजह से फूड क्रेविंग भी धीरे धीरे अच्छी फूड हैबिट्स में डेवलप चेंज हो जाती है। व्हाट ए पर्सन फीड, दैट्स हाउ द गट बैक्टीरिया डेवलप। कौन किस टाइप का फूड खा रहे हैं उसी टाइप के आपके गट बैक्टीरिया डेवलप होंगे। जैसे पिज्जा खाएंगे तो पिज्जा
वाले ही बैक्टीरिया, पिज्जा को और क्रेविंग वाले बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, जो कि बैड बैक्टीरिया से। वी आर नॉट ओनली व्हाट वी ईट, वी आर ऑल्सो व्हाट एवर गट बैक्टीरिया ईट। ठीक है, तो ये पर्सन जैसे पिज्जा जैसे जितना खाएगा, योर गट बैक्टीरिया कैन इन्फ्लुएंस व्हाट foods you crave. Some type of bacteria send signals to your brain to make you want to food they need to survive, like sugar and fiber। ये बहुत सही लाइन लिखी है कि जो गट बैक्टीरिया है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी फूड क्रेविंग को। सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया सेंड सिग्नल्स, कुछ टाइप के बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल गुड या बैड, जैसा हम फूड खा रहे हैं तो वो क्या करें, ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं, और बार बार हमें उसी टाइप के फूड की क्रेविंग होती है। अब जो एक गट ब्रेन एक्सिस है वो तीन तरीकों से, तीन वेज में वर्क करती है, हमारे कौन कौन से फंक्शंस में, हमारी बॉडी में कैसे रोल प्ले करती है। तो गट ब्रेन एक्सिस जो है वो मेनली तीन चीजों पे वर्क करी, डाइजेस्ट, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्पेक्ट करती है, मूड डिसऑर्डर्स करती है, और इम्यून फंक्शन पे रोल प्ले करती है। तो हमारी बॉडी के मेन जो सिस्टम, मेन जो फंक्शनिंग है, उस पे गट ब्रेन एक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करें तो डाइजेस्टिव हेल्थ में सबसे पहले ही जो फूड हम डाइजेस्ट कर रहे हैं उस पे बहुत मेन इसका इम्पेक्ट रहता है। जैसे कि ये इंटेस्टाइनल बैरियर जो है उसको मेंटेन करता है, तो प्रोटेक्टिव वॉल की तरह वर्क करता है। तो हेल्दी गट बैक्टीरिया होंगे ना, तो वो क्या करेंगे, हेल्दी गट बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्ट्रेटन टाइट जंक्शन बना देते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स के बीच में, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ेगा, और हार्मफुल सब्सटेंस जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अंदर आने की ट्राई कर रहे होंगे तो उनको प्रिवेंट करता है। दूसरा है व्हेन गट बैक्टीरिया बिकम इम्बेलेंस। अब इम्बेलेंस हो गए गट बैक्टीरिया में, इम्बेलेंस कब हो सकता है, लाइक हेल्दी बैक्टीरियाज जो हैं वो कम हो गए हैं और अनहेल्दी बैक्टीरियाज बढ़ बढ़ गए हैं। तो उस कंडीशन में डिस्बायोसिस, उसको डिस्बायोसिस बोलते हैं। तो डिस्बायोसिस की कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी। इंक्रीज इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी यानी कि लीकी गट हो गई, डायरिया हो गया, डायरिया हो सकता है, टॉक्सिन्स एंड इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस इनटू दिस सर्कुलेशन, और उस कंडीशन में ये आपका जो पीछे की स्लाइड में था, जो म्यूकस प्रोडक्शन हुआ, टाइट जंक्शन जो प्रोड्यूस हुआ है, वो लूजन अप हो गया, और जिसकी वजह से टॉक्सिन्स और इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट है मूड डिसऑर्डर्स। तो गट बैक्टीरियाज जो हैं वो काफी हद तक मूड डिसऑर्डर पे इम्पेक्ट कर, मूड, हमारे मूड को बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं ब्रेन के अलावा। तो मूड डिसऑर्डर, देयर इज ए लिंक बिटवीन गट माइक्रोब एंड मूड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी, क्योंकि हमारा जो गट है वो एक सेकंड ब्रेन की तरह वर्क करता है। इट कंटेन बोथ गुड एंड बैड बैक्टीरिया, दोनों टाइप के बैक्टीरिया है इसके अंदर, और कंट्रोल करता है, सिग्नल भेजता है ब्रेन में, और ब्रेन के थ्रू ये हमारे जो भी फूड क्रेविंग्स हो उसको कंट्रोल करता है। इसको एक एग्जांपल से कोट कर सकते हैं कि जैसे गट बैक्टीरिया इज लाइक डीजे है। डीजे जो रहता है एक डीजे की तरह वर्क कर रहे हैं गट गट बैक्टीरिया, और फर्स्ट ब्रेन है, फर्स्ट ब्रेन मान लो जो जो भी ऑर्डर देता है उसके अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, हम कुछ और ही खा रहे हैं, तो वो सारा आपका म्यूजिक सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए एक फनी सा कोट है कि शादी करने के लिए मैट्रिमोनी.com की जगह गट.com होना चाहिए, कि आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया ज्यादा है या बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, क्योंकि बैड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली चल के आपके आने वाली लाइफ में बहुत सारी फूड क्रेविंग की वजह से ओबेसिटी है, और जितनी भी क्रोनिक डिजीज है वो भी कहीं ना कहीं आपके गट से इम्पेक्ट होती है, और गट से आपका रिलेशन डायरेक्टली फूड इंटेक से आ रहा है। तो फूड इंटेक है वो भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कहाँ से हुआ, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की वजह से। तो अगर किसी पर्सन में बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो वो अल्टीमेटली वो उन्हीं को ज्यादा बढ़ाता जाएगा जितना फूड इंटेक करा उसके उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपके बैक्टीरियाज कौन से ज्यादा उसके उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी क्रोनिक डिजीजेस इन फ्यूचर होने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। गट बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस और इन्फ्लुएंस न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे मूड को रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि सेरोटोनिन क्या है, फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसका 90 to 95% जो बॉडी का सेरोटोनिन है वो गट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। देन गाबा, गाबा भी आपका गट में प्रोड्यूस होता है, ये भी एंजाइटी को रिड्यूस करता है और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। प्रोड्यूस सम बेनिफिशियल बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस। जो भी लैक्टोबैसिलस कर्ड वगैरह जो भी फर्मेंटेड फूड है उनके थ्रू हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज जो है वो बहुत स्पीडली ग्रो करते हैं।
डोपामीन है। डोपामीन क्या है? रिवार्ड, मोटिवेशन, प्लीजर का हार्मोन है। और 50% बॉडी का जो डोपामीन है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस कैसे हुआ? जो भी हमें फूड क्रेविंग हुई, जो भी हम खाना चाहते हैं वो हम खा लेते हैं, उसके बाद में डोपामीन प्रोड्यूस होता है। तो 50% जो डोपामीन है बॉडी का, वो हमारी गट से प्रोड्यूस होता है, इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन थ्रू वेगस नर्व। द वेगस नर्व एक्ट एज ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन वे बिटवीन द गट एंड ब्रेन। ब्रेन के थ्रू जो कम्युनिकेशन होगा गट में, सॉरी, गट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है ब्रेन में, वो होता है वेगस नर्व के थ्रू। तो गट बैक्टीरिया जो है वो किस टाइप के सिग्नल्स भेजते हैं? सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन वाया वेगस नर्व। और इसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है इमोशनल प्रोसेस और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। तो हैप्पी हार्मोन बेसिकली चार हैप्पी हार्मोन है, और चार में से दो हैप्पी हार्मोन है वो आपकी गट में रहते हैं, सीरोटोनिन। तो हैप्पी हार्मोन चार कौन कौन से हो गए? सेरोटोनिन मूड स्टेबलाइजर्स होता है, वो भी आपका 90 टू 95% गट में, गट के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। डोपामिन जो है बॉडी का रिवार्ड केमिकल जो रहता है, वो डोपामिन, वो बॉडी का 50% डोपामिन जो है वो हमारे गट से प्रोड्यूस हो रहा है। देन ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन, इसका गट से रिलेशन नहीं है। एंड एंडोर्फिन न्यूरल पेन रिलीवर, इसका भी गट से रिलेशन है बट बहुत कम है। लेकिन मेनली ये दोनों ऊपर वाले जो हैं वो टोटली गट से लिंक्ड हैं। तो हम कितने खुश रहेंगे वो हमारे ब्रेन की बजाय हमारे गट पे कितना ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है, ये इससे हम समझ सकते हैं। और स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है, उसका भी लेवल डाउन करता है। गट गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू हम स्ट्रेस को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम गट बैक्टीरिया को, हम अपने फूड क्रेविंग पे कंट्रोल रखते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन भी हमारा बहुत हद तक कंट्रोल रहता है। और स्ट्रेस को कम करने के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये प्रैक्टिकली भी जितने भी लोग करते हैं, बहुत इम्पेक्ट करता है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस अल्टीमेटली गट ब्रेन एक्सिस पे इम्पेक्ट करता है। और गट ब्रेन एक्सिस अगर आपका डिस्टर्ब हुआ है, तो आपका पूरा सारा गट का इम्पेक्ट आएगा और गट के थ्रू ब्रेन पे जाएगा और ब्रेन के थ्रू वो सारा बॉडी सिस्टम पे इफेक्ट करता है। तो जर्नलिंग क्या है? जो भी हम जनरली मोस्टली नाइट में किया जाता है। नाइट में सोने से पहले आप पूरे डे का, जो भी आपको कुछ भी अच्छा आपके डे में कुछ भी मिला, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने, आज आपने दिन में किसी पेशेंट को देखा वो ठीक हो गया, या छोटे से बच्चे ने आपको आपकी तरफ स्माइल किया, वो भी एक आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो जितना भी हम जनरली में डे के एंड में कुछ भी हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, वो सारा नोट डाउन करते जाते हैं, तो धीरे धीरे जिन लोगों में भी कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है या लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहने की हैबिट हो जाती है कि छोटी छोटी बातों पे पैनिक हो जाना, स्ट्रेस ले लेना, लेकिन अगर हम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट करते हैं, तो स्ट्रेस से हम काफी हद तक अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं उनमें भी गट ब्रेन एक्सिस का डिस्टर्ब होने का मेन इसमें रोल रहता है। और एक गट माइक्रोबायोम होता है, एक पर्टिकुलर, इसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, कोप्रोकोकस। कोप्रोकोकस एक हैप्पीनेस रीजन है हैप्पीनेस का, और ये गट बैक्टीरिया है जो कि मेनली, कोप्रोकोकस जो है वो हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है? शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि गट हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। और गट हेल्थ मेंटेन रहेगी तो गट ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा, और आपका मूड और इमोशनल वेलबींग प्रॉपर रहेगी। तो ये एक बैक्टीरिया है कोप्रोकोकस, जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और हमारे फील गुड के लिए, हमारी अच्छी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है। ये अगेन वही है, वी नीड गुड बैक्टीरिया टू कंट्रोल अवर फूड क्रेविंग। फूड क्रेविंग विशेष साइकिल में चले जाते हैं, जो फूड हम खाते हैं बार बार उसी की क्रेविंग बार बार होती होती रहती है, आइदर गुड और आइदर बैड। जैसे कि शुगर क्रेविंग है, तो डोपामिन डोपामिन सर्ज होगा, तो अगेन वो बार बार आपका गट जो है वो उसी चीज को मांगेगा बार बार। जैसे इसमें एक ये बताया कि जंक फूड है, फॉर एग्जाम्पल ये जंक फूड खा रहा है, अनहेल्दी जंक फूड है, इसमें चॉकलेट है, डोनट्स, आइसक्रीम, बर्गर्स, फ्राइज, ये पर्सन इसको इन सब चीजों की बहुत क्रेविंग हो रही है। तो इस क्रेविंग की वजह से क्या होगा? हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो डोमिनेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो किस टाइप के माइक्रोब्स हो गए? शुगर लेविंग और प्रो इन्फ्लामेटरी माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। अब ये जो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर बैड बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? ब्रेन में सिग्नल भेजेंगे
ब्रेन में सिग्नल भेज रहे हैं। ब्रेन में सिग्नल किसके थ्रू भेज रहे हैं? गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू ब्रेन में सिग्नल भेज रहे हैं, और ब्रेन में सिग्नल जो जा रहा है वो डोपामिन और सेरोटोनिन के थ्रू जा रहा है। अब ये सिग्नल गया तो इसकी वजह से क्रेविंग और बढ़ेगी, एपिटाइट। देखो ये सिग्नल गया, स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन बाय हार्मफुल माइक्रोब्स थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रोब प्रोड्यूस टॉक्सिक केमिकल वाया गट ब्रेन एक्सिस। अब इसने क्या करा, इसने आपकी क्रेविंग को और बढ़ा दिया, ब्रेन में आपको और क्रेविंग हो रही, एपिटाइट डिसरेगुलेशन एंड क्रेविंग फॉर अनहेल्दी फूड चॉइसेस। अब इसको और क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग फॉर वेरी, इनिशियली आपने कम शुगर का भी खाया हुआ तो वेरी शुगरी डाइट का या फिर फैटी फूड की क्रेविंग होगी, और आप और ज्यादा जंक फूड खाएंगे, तो ये एक विशेष साइकिल हो जाता है। तो इसलिए जितने भी लोग जंक फूड खाते हैं, हम देखते हैं अभी के वाली जनरेशन जो है, जो बहुत ज्यादा जंक फूड इंटेक कर रही है, तो वो उस विशेष साइकिल से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें से नहीं निकल पाने का रीजन उनके गट बैक्टीरिया है। क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा इंटेक कर रहे हो तो आपके गट बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा उसी टाइप के फूड की क्रेविंग करते हैं, और वो अल्टीमेटली आप एक विशेष साइकिल में चले जाते हो, vicious cycles of microbe mediated craving and appetite dysregulation। तीसरा जो गट ब्रेन एक्सिस का रोल रहता है वो है इम्यून फंक्शंस पे। कि हम जैसे सोचते हैं कि इम्यून फंक्शन हमारी जो, हमारा मोस्टली क्या सोचना होता है कि इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी की है वो मेनली हमारे ब्लड से या लिम्फ नोड से लिंक्ड होती है, लेकिन जो गट माइक्रोब हैं और हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी क्लोजली इंटरलिंक्ड है। और एक्चुअली जो 70 to 80% बॉडी के इम्यून सेल्स जो होते हैं वो हमारे गट में या गट के सराउंडिंग एरिया में ही रहते हैं। अब ये जो इम्यूनिटी है या फिर जो गट बैक्टीरिया जो हार्मफुल इम्पेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? यूबायोसिस और डिस्बायोसिस। यूबायोसिस मींस प्रॉपर बैलेंस स्टेट है, हेल्दी बैक्टीरिया और अनहेल्दी या गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस स्टेट है। और डिस्बायोसिस हो गया इम्बैलेंस है दोनों के बीच में। तो रिलेशनशिप बिटवीन गट बैक्टीरिया एंड इम्यूनिटी डिपेंड ऑन इंटायरली ऑन राइट बैलेंस। अब आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, ये गट बैक्टीरिया के बैलेंस पे डिपेंड करता है कि गट बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया, ये गुड और बैड बैक्टीरिया बैलेंस में है या उनका बैलेंस डिस्टर्ब्ड है। तो यूबायोसिस स्टेट यानी बैलेंस स्टेट है, इसमें क्या होगा, हाई माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है, एविडेंस ऑफ बेनिफिशियल स्ट्रेन्स लाइक लैक्टोबैसिलस, जो भी लाइक लैक्टोबैसिलस वाले फूड्स जो हैं, लाइक फर्मेंटेड फूड्स जो रहते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, तो इस टाइप के फूड इनटेक करते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी है, गुड और बैड बैक्टीरिया बैलेंस में रहते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन है बॉडी में वो कंट्रोल रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बैरियर फंक्शंस रहेंगे, और इफेक्टिव पैथोजन, अगर बॉडी में कोई पैथोजन आ भी गया है तो उसके अगेंस्ट हम, हमारी बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म में रहेगी। दूसरा आता है डिस्बायोसिस या फिर इम्बैलेंस स्टेट। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ माइक्रोबियल डाइवर्सिटी लॉस होगी, ओवर ग्रोथ ऑफ इंफ्लामेटरी और पैथोग्नोमिक माइक्रोब्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, लीकी गट हो सकती है, इंक्रीज परमेबिलिटी हो जाएगी, सिस्टेमिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन हो सकता है, और हायर ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून रिएक्टिविटी। तो ये दोनों के बीच में सिंपल शब्दों में समझे तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में इम्बेलेंस की वजह से आपकी इम्यूनिटी पे इम्पेक्ट आता है। अब आते हैं हम इन्हीं, अभी तक तो हम ये गट ब्रेन एक्सिस, सेकंड ब्रेन, इसके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि आईबीएस क्या है, आईबीएस को हम पढ़ क्यों रहे, क्यों? क्योंकि आईबीएस मोस्टली लगता है कि ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लेकिन ये इतना मैटर क्यों कर रहा है? तो आईबीएस क्या है, सिर्फ एक डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट कॉमन जेई डिसऑर्डर है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो मिलियंस ऑफ पीपल को आईबीएस से अफेक्टेड है, क्रॉनिक सफरिंग है। और आईबीएस की वजह से क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, एंजाइटी और डिप्रेशन कोज करता है, और हेल्थ केयर कॉस्ट कोज कर रहा है, क्योंकि पेशेंट ठीक ही नहीं हो पाता है, बार बार मेडिसिन ले रहा है, क्योंकि इसका ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाता बहुत बार, तो बहुत टाइम तक तो पेशेंट का इन्वेस्टिगेट ही नहीं हो पाता कि उसको ऐसी प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो वो बार बार डॉक्टर चेंज करता रहता है, मेडिसिन इतनी लेते रहता है, तो हेल्थ केयर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट, बहुत ज्यादा चली जाती है इसमें। तो आईबीएस अफेक्ट्स लिव्स, नॉट मेयरली इंटेस्टाइन, आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, ना कि सिर्फ इंटेस्टाइन को। इंट्रोडक्शन, आईबीएस इज नॉट ओनली a digestive problem but it is a mind gut interaction disorder। केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है, माइंड गट का इंटरेक्शन जो है वो आपका डिस्टर्ब हुआ है, उसकी एक प्रॉब्लम है। इट मीन्स ब्रेन एंड इंटेस्टाइन कम्युनिकेट इन ए सेंसिटिव एंड समटाइम ओवर एक्टिव वे, या तो सेंसिटिव वे में है या फिर ओवर एक्टिव वे में वर्क करिए। मैनेजिंग आईबीएस नेचुरली रिक्वायर्स वर्किंग ऑन बोथ डाइजेशन एंड इमोशनल बैलेंस टुगेदर। अगर आईबीएस को ठीक करना है तो आपको
पेशेंट के डाइजेशन सिस्टम पे और उसके इमोशनल सिस्टम पे, दोनों पे वर्क करना पड़ेगा, तभी पेशेंट आपका ठीक हो पाएगा। डेफिनेशन की बात करें तो ए क्रॉनिक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। अब इसमें डेफिनेशन में मेनली चार चीजें आती हैं। क्रॉनिक फंक्शनल डिसऑर्डर है यहाँ पे, आपको फंक्शनल है, कोई सिस्टमिक सिस्टमिक चेंजेस नहीं आए हैं, जीआईटी का फंक्शनल डिसऑर्डर है, करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एब्डोमिनल पेन रहता है, अल्टर्ड बाउल हैबिट रहेंगी, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है, कभी कभी मिक्स रहता है, ब्लोटिंग हो सकती है, एंड absence ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चरल कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ, फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है। ठीक है। देन आईबीएस इज क्लासिफाइड एज डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन। तो ये मेनली गट ब्रेन इंटरेक्शन का डिसऑर्डर है, फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है ये, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी नहीं है यहाँ पे, ओनली फंक्शनल डिस्टर्बेंस होता है। एपिडेमियोलॉजिकल बर्डन की अगर बात करें कि एपिडेमियोलॉजी देखी जाए तो ग्लोबल प्रिवेलेंस जो है इसकी, वो है 5 to 10%, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो है वो इससे अफेक्टेड है। जेंडर और एज की बात करें तो वुमेन्स जो हैं वो 1.5 to 2 टाइम्स मोर अफेक्टेड होती हैं। और डायग्नोस जो ये आईबीएस होता है वो मोस्टली अंडर 50s की एज में डायग्नोस रहता है, मोस्टली यंगर जो जनरेशन है उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकल एस्पेक्ट देखें तो 25 to 50% जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जो पेशेंट्स जाते हैं उनमें 25 to 50% है वो आईबीएस के रहते हैं। इकोनॉमिक एंड लाइफ बर्डन है, तो मैसिव मतलब जो भी आईबीएस के पेशेंट्स हैं वो अपना वर्क पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती है, और धीरे धीरे उनमें क्रॉनिक कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज भी डेवलप हो जाती है आगे चल के। अब आता है रिस्क फैक्टर एंड ट्रिगर्स। रिस्क फैक्टर आईबीएस के जो है वो जैसे प्रीवियस स्लाइड में भी था, फीमेल जेंडर फीमेल्स में ज्यादा रहती है क्योंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जो है वो गट मोटिलिटी को इम्पेक्ट करते हैं, और जो मेंसेस के टाइम पे जो सिम्टम है आईबीएस के वो भी वर्सन हो जाते हैं। यंग एज में ज्यादा मिलता है, 50 ईयर्स से बिफोर आते हैं, और कॉमनली ये डायग्नोस होता है 20 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में। फैमिली हिस्ट्री भी है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो होते हैं आईबीएस के उनमें इंक्रीज रिस्क रहता है। जेनेटिक रोल भी प्ले करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो भी इसमें काफी हद तक रोल प्ले करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काफी तक रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एंजाइटी है, इंक्रीजेस। एंजाइटी की वजह से क्या होगा, गट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एंजाइटी की वजह से बाउल मोटिलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। डिप्रेशन, डिप्रेशन से क्या होगा, गट ब्रेन एक्सेस को इम्पेक्ट करता है डिप्रेशन, और सिम्टम्स जो है वो उसके वर्स हो जाएंगे। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो एक्सेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसकी वजह से कोर्टिसोल सिक्रीशन बढ़ जाता है बॉडी में, और उसकी वजह से गट माइक्रोब जो है उनका कंपोजिशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देन एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस किसी के रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इमोशनल अब्यूज किसी चाइल्डहुड में रहा है, फिजिकल अब्यूज रहा है, नेग्लेक्ट फीलिंग रही है, बच्चे को फैमिली में नेग्लेक्टेड रखा गया है, फैमिली में कोई डिस्फंक्शंस रहे हैं, तो ये कुछ एक अगर चाइल्डहुड में किसी बच्चे के साथ रहा है इनमें से कुछ भी, तो ये सब क्या कर सकता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स पाथवे क्रिएट करेगा, गट ब्रेन कम्युनिकेशन को इम्पेक्ट करेगा, और पेन परसेप्शन से उसको भी इम्पेक्ट करता है, तो उस वजह से चाइल्डहुड के ये सब रीजंस की वजह से आगे चल के उसको आईबीएस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। डाइटरी ट्रिगर्स, हाई फूड मैप फूड्स। फूड मैप फूड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। फूड मैप FODMAP, फूड मैप, F फॉर फर्मेंटेबल, O फॉर ओलिगोसेकेराइड्स, D फॉर डाइसेकेराइड्स, M फॉर मोनोसेकेराइड्स, एंड P फॉर पॉलिप्स। तो ये हाई फूड मैप फूड जो है वो आपका आईबीएस को क्रिएट करते हैं। हाई फूड मैप में कौन कौन से फूड आते हैं वो आगे की स्लाइड्स में है। फैटी फूड, कैफीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारे हाई फूड मैप में आते हैं। हाई फूड में फूड आर पुअरली एब्जॉर्ब। अब हाई फूड में फूड जो है वो क्यों आईबीएस करेगा, तो हाई फूड में फूड जो होते हैं वो पुअरली एब्जॉर्ब रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जब ये कॉलोन में पहुंचेंगे तो ये रेपिडली फर्मेंट हो जाएंगे, और फर्मेंट कॉलोन में फर्मेंट हो जाएंगे तो वो वहां पे गैस प्रोड्यूस करेंगे, ब्लोटिंग होगी, क्रैम्प्स आएंगे, और अल्टर्ड मोटिलिटी हो जाती है आईबीएस पेशेंट्स में। इसकी वजह से ये हाई हाई फूड में फूड जो है वो आईबीएस के पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए, और इसकी बजाय लो फूड में फूड पे शिफ्ट करना चाहिए, जैसे कि लो फूड में डाइट एंड हाई फूड में डाइट। जैसे हाई फूड में डाइट जो आईबीएस पेशेंट्स को एग्रावेट करती है, जो जो उनमें ये कुछ एक फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट एंड
कंडिमेंट्स एंड ड्रिंक्स हैं, ये कुछ एक हैं जो कि आपके आईबीएस के सिम्टम्स को एग्रावेट कर रहे हैं। और इधर लो फूड में डाइट के भी एग्जांपल्स हैं जो कि पेशेंट को खाने चाहिए, आईबीएस वालों को इन पे बेनिफिशियल रहते हैं। हाई फूड में मेनली इनको देख लेते हैं जो अवॉइड करने हैं। तो लेग्यूम्स जो है, लेग्यूम्स में ये लेग्यूम्स जो हैं वो आपके आईबीएस के पेशेंट्स को एग्रावेट करते हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और ये कुछ एक फूड्स हैं जो कि आईबीएस के सिम्टम्स को एग्रावेट कर रहे हैं। कुछ वेजिटेबल्स हैं और ये कुछ ग्रेन्स हैं जो कि आईबीएस के सिम्टम्स को एग्रावेट करते हैं। फूड्स दैट ट्रिगर आईबीएस सिम्टम्स, तो इसमें एप्पल, बीन्स, ब्रोकली, कैबेज, कैफीन, कॉलीफ्लावर, ये कुछ फूड्स हैं। चॉकलेट है, डेयरी प्रोडक्ट है, फैटी फूड है, नट्स हैं, मीट प्रोडक्ट हैं, ये सारे कुछ एक फूड हैं जो कि आईबीएस के सिम्टम्स को वर्स करते हैं। आईबीएस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो डाइट में जो भी फूड इनटेक हम ले रहे हैं, इंटॉलरेंस, कुछ फूड फूड आइटम्स के लिए इंटॉलरेंस हो सकती है। मेंटल एलिमेंट्स कॉज कर सकते हैं। सर्टेन कोई इन्फेक्शन रहे हैं, उस कुछ इन्फेक्शंस के बाद में भी आईबीएस हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन के पोस्ट इन्फेक्शन, किसी को कुछ पहले कोई इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोएंटेराइटिस किसी पेशेंट को रहा है तो उस पेशेंट को ही आगे चल के आईबीएस हो सकता है। कोई इमोशनल स्ट्रेस है और जीआई मोटर प्रॉब्लम है, उनकी वजह से भी आगे चल के आईबीएस हो सकते हैं। कॉजेज में एक और कॉज आता है इसका, सीबो, SIBO। सीबो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। 70% जो भी आईबीएस के केसेस होते हैं उनमें सीबो भी एक कॉज रहते हैं। सीबो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसका मतलब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें मेनली बैक्टीरिया जो है वो कम रहते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। लेकिन सीबो के केस में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ये जो बैक्टीरिया है ये फूड को फर्मेंट कर देंगे। डाइजेशन से पहले फूड को फर्मेंट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो फूड फर्मेंटेड हो जाएगा तो उसकी वजह से आईबीएस के सिम्टम्स आएंगे। दूसरा, सीबो की वजह से ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो रहते हैं हमारे हमारे जो भी डाइजेशन के एंजाइम्स जो हैं, जो भी हमारे हार्मोन्स एंजाइम्स हैं, उनको भी ये डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से फूड इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है, जैसे लैक्टोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस और न्यूमरस अदर फूड फूड जो मटेरियल है उनके लिए इंटॉलरेंस भी डेवलप इसी की वजह से होती है। और डिस्बायोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। गट माइक्रोबायोम जो है उनमें डिस्बायोसिस हो गया, बैलेंस जो है वो उसका डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। टाइप्स की बात करें आईबीएस के, तो आईबीएस के मेनली चार टाइप्स हैं: IBS-C, IBS-D, IBS-M, IBS-U। IBS-C क्या हो गया? कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है। यहाँ पे फीचर्स की अगर बात करें कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट वाले आईबीएस में, तो इसमें हार्ड स्टूल रहता है, बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, इनफ्रिक्वेंट बाउल मूवमेंट्स रहते हैं। IBS-D में डायरिया प्रीडोमिनेंट है, लूज स्टूल रहेगा, अर्जेंसी रहती है, फ्रिक्वेंट बाउल मूवमेंट रहेगा। IBS-M में मिक्स पैटर्न है, अल्टरनेटिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन है। और IBS-U जो है वो अनक्लासिफाइड है, उसका कोई अभी तक कुछ पता नहीं है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसमें एब्डोमिनल पेन है। एब्डोमिनल पेन आईबीएस दर्द रहता है। अब जो पेट में दर्द है वो किस टाइप का पेट का दर्द होगा? क्रैम्पी है, क्रेम्स आएंगे, इंटरमिटेंट रहेगा, रिलीव्ड बाय डेफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईबीएस के पेशेंट का जो एब्डोमिनल पेन होगा वो हमेशा रिलीव्ड बाय डेफिकेशन होगा। और इसके साथ में, पेन के साथ में, पेशेंट को ब्लोटिंग और गैस भी रहता है। अल्टर्ड बाउल हैबिट्स रहेंगी, आइदर डायरिया रहेगा या कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। स्टूल की कंसिस्टेंसी वो भी अल्टर्ड रहेगी, म्यूकस आएगा स्टूल में, रिलीफ आफ्टर डेफिकेशन एंड फैटिग एंड डिस्कम्फर्ट। ये मेन मेन आईबीएस के सिम्टम्स रहते हैं। ये तो रिलेटेड टू इंटेस्टाइन हो गए। अब इंटेस्टाइन के अलावा क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं आईबीएस के? वो है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस। इसमें फैटीग है, हेडेक है, स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, फाइब्रोमाइल्जिया एंड क्रोनिक पेल्विक पेन रह सकते हैं। अब आईबीएस के लिए आज तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन वैसे नहीं है कि हम पेशेंट को बोल दें कि यूएसटी करवा लो, एंडोस्कोपी करवा लो, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता आईबीएस के लिए। आईबीएस के लिए जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो है रोम 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड है आईबीएस को डायग्नोस करने के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में था कि आईबीएस का मेन सिम्टम क्या है? एब्डोमिनल पेन। तो पेन से लिंक है ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो रोम 4 क्राइटेरिया है। इसमें क्या होता है? रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को रिकरेंट एब्डोमिनल पेन तो रहना ही रहना चाहिए, और वो कितनी ड्यूरेशन के लिए? एटलीस्ट 1 डे पर वीक।
वीक में, हर वीक में एटलीस्ट दिन में वीक में कम से कम एक एक दिन ऐसा पेन हो, एब्डोमिनल पेन रहे। एंड ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ से उसको एब्डोमिनल पेन रह रहा है, और वीक में एटलीस्ट एक बार तो रह रहा है। और इसके साथ में ये जो नीचे 3 सिम्टम है, इन 3 में से कोई 2 सिम्टम या 2 से ज्यादा सिम्टम उसके रहने ही चाहिए, तब वो आईबीएस का रोम 4 क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। तो ये 3 सिम्टम कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रिलेटेड टू डेफिकेशन, सेकेंड है रिलेटेड टू स्टूल फ्रिक्वेंसी, और थर्ड है चेंज इन स्टूल अपीयरेंस। फर्स्ट रिलेटेड टू डेफिकेशन, इसमें क्या है? एब्डोमिनल पेन में इंप्रूव आफ्टर पासिंग स्टूल, और वर्स ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, और मे बी क्लियरली एसोसिएटेड विद डेफिकेशन, राइट? तो ये हो गया फर्स्ट रिलेटेड टू डेफिकेशन। सेकेंड है चेंज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी, मोर फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि डायरिया प्रीडोमिनेंट में, या फिर लेस फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट में। थर्ड आता है चेंज इन द स्टूल अपीयरेंस, स्टूल लूज हो सकता है, वाटरी हो सकता है, हार्ड हो सकता है, पेलेट लाइट लाइट हो सकता है, या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहे, राइट? तो रोम 4 क्राइटेरिया में क्या हो गया? गोल्ड स्टैंडर्ड है रिकरेंट एब्डोमिनल पेन पेशेंट को होना चाहिए, और वीक में एक बार एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ से ऐसा परसिस्ट कर रहा हो, और इन 3 में से कोई भी 2 सिम्टम हो या फिर 2 से ज्यादा रहे, तब वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल फुलफिल करेगा और आईबीएस डायग्नोसिस पेशेंट हो जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी अभी टाइम ओवर होने वाला है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। स्ट्रेस का रोल जो है, स्ट्रेस जो है वो गट मोटिलिटी को इम्पेक्ट करता है, और स्ट्रेस और आईबीएस इंटरलिंक्ड है। स्ट्रेस बढ़ेगा, आईबीएस के सिम्टम बढ़ेंगे, आईबीएस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये दोनों लिंक है, इसीलिए आईबीएस को क्योर करने के लिए हमें स्ट्रेस और आपके जीआईटी सिम्टम है, इन दोनों पे फोकस करना रहेगा। तो ये फूड डाइट का भी मैंने बता दिया था प्रीवियस स्लाइड्स में। अभी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। मेन मैंने 10 मेडिसिन ली हैं। फर्स्ट नेक्सोमिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आईबीएस के मोस्टली सारे सिम्टम कवर हो रहे हैं। सेकंड है लाइकोपोडियम, इसमें सारे मोस्टली ब्लोटिंग और ये लाइक फ्लैचुलेंस सिम्टम्स जो हैं वो इसमें, क्रेविंग है, जो भी आईबीएस के सिम्टम जो प्रोड्यूस करते हैं मेनली, जो बेड बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्वीट्स वगैरह की क्रेविंग है। एजेंटम नाइट्रिकम, एलोसोकेटिना, कोलोसिंथ, पोडोफाइलम, सल्फर, कार्बोवेस, चाइना, एंड नेट्रम्यूर। तो ये मेडिसिन थी। थैंक यू मैडम, आपने बहुत ही अच्छे से गट हेल्थ के बारे में बताया कि कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं रोम फोर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के द्वारा। और अभी हमारे पास टाइम है 8 मिनट, तो हम पार्टिसिपेंट से बोलेंगे कि अगर किन्हीं को कोई सवाल हो गट हेल्थ के बारे में तो मैडम से पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है चैट बॉक्स में तो ठीक है, नहीं तो हैंड रेज करेंगे। नहीं तो मैडम आप और कुछ अगर केस उस है तो आप बता सकती हैं, कि अभी 7 मिनट और बचे हुए हैं हमारे पास। क्वेश्चंस का वेट करते हैं, मीनवाइल आप और कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं मैडम। हैंड रेज। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अंशुल चाह, वेरी नाइस, excellent session. IBS cure, IBS symptom and physiological action, hormonal and intestinal. तो आईबीएस एकदम सही बताए आप कि हमारा लीवर को सेकंड ब्रेन कहा जाता है ना। इंटेस्टाइन को भी लीवर से संबंधित है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का जो है वो सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। लेकिन कारण, कॉज ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस, है ना, तो कारण जो है इनविजिबल होता है। अब जैसे वो हार्मोनियल डिस्टरबेंस के कारण, इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस के कारण, जिससे हमारा जो है अब कोई भी चीज
खाने का यदि हम फास्ट फूड खाते हैं तो गट गट बैक्टीरिया में वह जो है बैड बैक्टीरिया होगा। लेकिन कहा गया कि एंगर एंगर के कारण, गुस्सा के कारण ज्यादा करके डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, और वह जो है इस तरह का कहा भी गया, शास्त्र में भी कहा गया है, काम बात कफ लोभ पाला, क्रोध पित्त नित छाती जाला। जैसे आपने बोला गैस का प्रॉब्लम है ना, तो एंगर वाले व्यक्ति को ज्यादा करके इस तरह का प्रॉब्लम है। और जो जिस चीज से मोह है, मोह लगाव संपर्क ज्यादा है, वो अमृत क्यों नहीं हो, वो हानि करेगा ही। आपने बोला कि जैसा जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा ज्ञान, यानी देयर आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग, है ना। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुत। मोही बीमारी का जड़ है, जिससे हमारा जो है शरीर बीमार पड़ता है। मोह है क्या, लगाव, संपर्क, नजदीकी, अट्रैक्शन, है ना, यही ना मोह है। मोह की मीन्स, मोह मतलब इनविजिबल। तो होम्योपैथिक साइंस बताया कि कॉज जब भी होगा इनविजिबल होगा, तो मोह, अब ज्यादा दूध अमृत है, हम ज्यादा पिएंगे पेट खराब, भले हम ज्यादा खाएंगे तो कुछ न कुछ बीमारी होगा ही। उसका बैलेंस करना, यदि बैलेंस में हम खाते हैं तो हमारा सब ठीक रहेगा, समझे ना, और मन भी ठीक रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा, समझे ना। तो इसीलिए शरीर का बीमारी का कारण इनविजिबल है, ऐसे फिजियोलॉजिकल एक्शन है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस है। हम जो जैसे हमारे हैंडमैन साहब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में ही कहें, इन डिस्पोजिशन, मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज, एंड दूसरा बताए हैं क्रोनिक डिजीज, डायनेमिक डिजीज, सोरा, साइकोटिक एंड। तो जब भी सिंड्रोम हो गया तो वह थिंकिंग जो है सोरिक पेशेंट होगा ही। सोरिक पेशेंट होगा तो इस तरह का डिजायर या जो भी होता है तो होगा। उसके बाद फिर यदि कोई और प्रॉब्लम हुआ, एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ, कुछ पेप्टिक अल्सर हुआ। मैडम, ये डॉक्टर प्रसाद सर का एक क्वेश्चन है कि कोई क्योर केस है तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे। एक्चुअली अभी मेरा एक केस चल रहा है, अभी रिसेंटली ही आया था, तो अभी क्योर तो नहीं हुआ है बट इम्प्रूवमेंट है। लाइक सिम्टम तो उसके वही आईबीएस वाले थे, और पिछले 2 साल से वो पेशेंट एलोपैथी ट्रीटमेंट पे है, बट मैं उसको कंसिडर अभी इसमें लिया नहीं मैंने अपने पीपीटीज में, क्योंकि अभी 1 महीने से ही चल रहा है। और पेशेंट को मैंने नक्सोमिका दिया था, 200 का सिंगल डोज दिया था फर्स्ट टाइम। 15 डेज के बाद में पेशेंट को दोबारा बुलाया था। सारा सिम्टोमेटिक जो भी था, उसको एंगर मेन कोज आ रहा था, जैसा कि हमने पूरा पढ़ा भी है कि पूरा गट ब्रेन एक्सिस जो है वो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन, जो भी सिम्टोमेटिक जो भी हम देखते हैं, तो मेनली आपका ब्रेन का क्या इम्पेक्ट है, लाइक आपका मूड मूड कैसा है, मेंटल्स क्या है। तो मेंटल्स में उसके एंगर बहुत ज्यादा था, और एंगर कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज लाइक थे उनकी वजह से। तो उस सारी चीजों को देखते हुए उसको नेक्सोमिका 200 का 1 डोज दिया था। एंड 15 डेज के बाद में पेशेंट को बुलाया था। तो उसका अभी इनिशियल फर्स्ट जो विजिट हुआ उसमें उसको थोड़ा सा ब्लोटिंग में रिलीफ था। लाइक पहले उसका पेट हमेशा फूला फूला ही रहता था, 15 डेज के बाद में उसमें रिलीफ था। देन वापस से अगेन फाइटम दिया, अगेन 15 डेज के बाद में जब पेशेंट आया तो नेक्स्ट ओमिका ही रिपीट किया है। तो अभी पेशेंट का कंप्लीट क्योर नहीं हुआ है, तो अभी ओपीडी में ये एक केस चल रहा था। तो मैडम, ये प्रसाद डॉक्टर प्रसाद सर का एक और चैट मैसेज आया है, चैट बॉक्स आपको दिख रहा है। हाँ। हाँ, उसमें उसके बारे में थोड़ा कमेंट कीजिए। हेपेटाइटिस एंटीजन पॉजिटिव जो है और लीवर प्रॉब्लम है, ये तो लाइक आईबीएस से लिंक नहीं हुआ सर। ये आप आईबीएस से लिंक करके इस मतलब आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सर एक बार आप अनम्यूट करके बता देंगे आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर को हम अनम्यूट कर रहे हैं, सर आप बोलिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी सर। अच्छा, हेपेटाइटिस बी वाले को तो लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो जाता है ना, उसको गैस प्रॉब्लम होना, बार बार स्टूल होना है, तो ये भी आईबीएस में ही आएगा। उनको क्या होता है कि भूख की कमी हो गई, उनको हम्म। बार बार स्टूल जाना, नौजिया के मैंने टेंडेंसी आना, हम्म। है ना।
वीकनेस फीलिंग होना, तो ये सब तो सिम्टम है उसके पास, आईबीएस केस में यस आता है सर। उसका। जो भी हेपेटाइटिस बी को देखेंगे सबको आईबीएस ही प्रॉब्लम आता है उसको। एंड सर लेकिन आईबीएस के लिए वो रोम 3 क्राइटेरिया फुलफिल होना मस्ट है कि अ, इसके इन सिम्टम्स के साथ में एब्डोमिनल पेन मेन है। एब्डोमिनल पेन रहना चाहिए, और पेन जो है वो अल्टरनेट पेन रह रहा है, और वो आपका वीक में एटलीस्ट एक दिन रह रहा है और लास्ट 3 मंथ से कंटिन्यू। उसके साथ में ये जो आपने गैस्ट्रिक सिम्टम बताया कि कभी उसको डायरिया रह रहा है, तो उसके साथ में डायरिया डायरिया है, या कभी कॉन्स्टिपेशन है, या स्टूल की जो कंसिस्टेंसी वो चेंज हो रही है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो उसके साथ में। एब्डोमिनल पेन तो हाँ मस्ट है। वही साथ साथ में ही बुलाओ। उसका अच्छा। एवर्सन ऑफ फूड हो जाता है, बार बार स्टूल आना शुरू हो जाएगा, वीकनेस हम्म फीलिंग होगा, खाने की इच्छा कम होगी उसकी, है हम्म ना। ये सब तो सिम्टम उसको, वर्टिगो आएगा, एंड देन हम्म हाला माइंड भी आएगा कि यदि इफ आई विल दे तो क्या होगा फ्यूचर, वो तो माइंड सिम्टम आता रहता है। तो हम्म इसके सब को भी देखिए, हम लोग तो देख रहा हूँ। हम्म। ठीक, थैंक यू, आपका टाइम भी खत्म हो गया मैडम, नमस्कार। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम, अपने गट हेल्थ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आज का हमारा ये हिंदी सेशन का समय समाप्त होता है, और मैडम से हम चाहेंगे कि और भी हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग को ज्ञान देते रहें। तो नेक्स्ट टाइम फिर आइएगा मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। और ये हिंदी का सेशन समाप्त होता है, और ये हम अब ये इंग्लिश टीम को देते हैं। इंग्लिश टीम, यू कैन थैंक यू। स्टार्ट योर सेशन।